डिस्कस किया था कि अगर हमें एरे को फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के तौर पे पास करना है तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम अलग अलग जगह पर डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो उसका विजिबिलिटी या फिर उसका स्कोप है हमारे प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो सबको दिख रहा है अभी स्क्रीन? टेबल मैंने यहाँ पर लगाया है स्क्रीन पर। यस सर। तो जो वेरिएबल हम अलग अलग यूज कर रहे हैं तो उन सब के लिए क्या होता है, एक स्टोरेज क्लास होता है। ठीक है, बेसिकली 4 डिफरेंट टाइप के स्टोरेज क्लास है हमारे पास। कौन कौन से है? तो फर्स्ट है आपका ऑटो, ठीक है। दूसरा है आपके पास एक्सटर्नल, तीसरा है आपके पास स्टैटिक, और फोर्थ नंबर पर है रजिस्टर। तो अब तक जो हमने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया वो हमारा बाय डिफॉल्ट कौन सा था? ऑटोमेटिक वाला था। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमने जो भी अब तक हमने वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है वो सब कौन से टाइप का था? ऑटो टाइप का था, यानी कि उसका विजिबिलिटी कब तक रहेगा कि जिस भी ब्लॉक के अंदर उसको हमने डिक्लेयर किया है वहां तक उसका विजिबिलिटी रहेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर से ही हम उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप ऑटो के साथ अपना वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना चाहते हो तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से बनेगा? तो वहां पर आपको ऑटो कीवर्ड लिखना है, बाद में डेटा टाइप लिखना है और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखना है। अगर आप ऑटो कीवर्ड नहीं लिखते हो तो भी बाय डिफॉल्ट कंपाइलर आपका वेरिएबल ऑटो के साथ में ही उसको क्या कर देगा? डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, यानी कि नन, यानी कि हमने कुछ भी नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होगा? बाय डिफॉल्ट वो ऑटो में कंसिडर होगा। कौन सी स्टोरेज क्लास में आएगा? तो कि ऑटोमेटिक वाले स्टोरेज क्लास में आएगा। तो उसका डिक्लेरेशन हम कहाँ पर करेंगे? तो उसका विजिबिलिटी यानी कि उसको हम कब तक एक्सेस कर पाएंगे वो चीज यहाँ पर टेबल के अंदर बताई गई है। ठीक है, तो पहले हम ऑटो से स्टार्ट करते हैं, यानी कि कुछ भी कीवर्ड हमने नहीं लिखा है तो क्या होगा? बिफोर फंक्शन ऑल द फंक्शन इन द फाइल, यानी कि फंक्शन के अंदर आप सॉरी प्रोग्राम की फाइल जो आपकी ऐसी प्रोग्राम है उसमें कोई भी फंक्शन से पहले अगर आप इस टाइप के वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हो, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है? तो कि मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो अगर आपने मेन फंक्शन से पहले फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने इंटीजर आई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है तो इस केस के अंदर आपका ये जो आई वेरिएबल है उसकी विजिबिलिटी कब तक रहेगी? यानी कि उसको हम और कौन कौन से फंक्शन के अंदर से ये पर्टिकुलर आई वेरिएबल को हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने उसका डिक्लेरेशन कहाँ पर किया है कि हर एक फंक्शन से पहले, सब फंक्शन से पहले, यानी कि मेन फंक्शन से भी हमने पहले उसका डिक्लेरेशन किया है। तो ऐसे केस के अंदर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को कब तक हम देख सकते हैं? तो कि एंटायर फाइल, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका सी प्रोग्राम होगा उसमें मेन फंक्शन है और फॉर एग्जांपल यूजर डिफाइंड फंक्शन है कोई भी यहाँ पर, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर भी आप ये आई वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसका स्कोप कहाँ तक है? पूरे प्रोग्राम के फाइल में है, ये किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो ये हर एक फंक्शन के अंदर यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो उसका लाइफ टाइम यानी कि कब तक आप उसका, आपका जो ये वेरिएबल है उसके लिए मेमोरी एलोकेट कब तक होगी? तो कि जब तक आपका पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हो जाता तब तक कंपाइलर ये आई वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करके रखेगा। जैसे ही आपका ये पूरा प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो ये आई वेरिएबल को जो मेमोरी एलोकेट की गई होगी वो सारी मेमोरी क्या हो जाएगी? वहां पर फ्री हो जाएगी। ठीक है, एंटायर प्रोग्राम मतलब ग्लोबल। तो जो हमारा
हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो स्ट्रक्चर में हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन का पार्ट रखा था, जहां पर हम फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं। सेम जगह पर अगर आप वेरिएबल का भी डिक्लेरेशन करोगे तो वो पूरे वेरिएबल को आप अपने प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शन है उन सभी फंक्शन के अंदर से आप उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? Yes. यस सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सटर्न कीवर्ड। ठीक है, तो एक्सटर्न कीवर्ड की मदद से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपने कोई भी वेरिएबल आपकी फाइल के अंदर डिक्लेयर नहीं किया हुआ है और उसको आप दूसरी किसी भी फाइल में से आप क्या करना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी सिचुएशन में क्या होगा, कंपाइलर है वो दूसरी फाइल में से आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को वहां से ढूंढ के लाएगा। तो इसका डिक्लेरेशन कहाँ पर करना है, क्योंकि बिफोर ऑल फंक्शंस इन ए फाइल extern and the file were originally declared as global। ठीक है, तो एक्सटर्न अगर आपको मैं उसको ये बताऊँ आपको, तो एक्सटर्न का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक्सटर्न यानी कि जो एक्सटर्नल हमारा स्टोरेज क्लास है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। तो उसके अंदर आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, तो कि आपने एक फाइल के अंदर उसको क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया गया है कोई भी वेरिएबल को, और उस पर्टिकुलर वेरिएबल को आप दूसरी फाइल में से क्या करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो। तो दूसरी फाइल में आपको क्या करना होगा, वो पर्टिकुलर फाइल में एक्सटर्न कीवर्ड के साथ उसका डिक्लेरेशन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताऊं, तो ये क्या है, आपका फाइल 1 डॉट प्रोग्राम है आपका, और दूसरा यहाँ पर आपके पास फाइल 2 डॉट सी प्रोग्राम है। ठीक है, और फाइल 1 डॉट सी में के अंदर आपने फॉर एग्जाम्पल इंटीजर के नाम का जो वेरिएबल है उसको आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है। यह डिक्लेरेशन आपका कौन सा होना चाहिए, ग्लोबल डिक्लेरेशन होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर आपने यहाँ पर मेन फंक्शन लिखा हुआ है, और कोई भी फंक्शन है तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। लेकिन आप जो भी वेरिएबल है उसको दूसरे किसी फाइल के अंदर एक्सेस करना चाहते हो, तो ये पर्टिकुलर वेरिएबल आपका जो है वो क्या होना चाहिए, ग्लोबल डिक्लेरेशन होना चाहिए उसका। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेरेशन कर दिया हमने। ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब किसी भी फंक्शन के अंदर आपका वेरिएबल का डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए, सब फंक्शन के बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पर के वेरिएबल है उसका ग्लोबल डिक्लेरेशन हमने कर दिया। अब के वेरिएबल को हमें क्या करना है, फाइल 2.c है उसे हमें क्या करना है, एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सटर्न इंटीजर, जो के वेरिएबल है उसके लिए अलग से मेमोरी अलोकेट नहीं होगी। ठीक है, जब फाइल 2.c आप एग्जीक्यूट करो तब यहाँ पर के वेरिएबल के लिए मेमोरी अलग से अलोकेट नहीं होगी। क्यों अलोकेट नहीं होगी, क्योंकि ये जो आगे हमने एक्सटर्न कीवर्ड लिखा है क्या, कि जो के वेरिएबल है वो कहाँ से एक्सेस करना है, तो कि फाइल 1.c में से आपको क्या करना है, एक्सेस करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। सर यस सर। ओके, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्टेटमेंट तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा वो हमारी कौन सी फाइल के अंदर अवेलेबल है, क्योंकि आप जब प्रोग्राम बना रहे होंगे तब आपके हो सकता है कि एक फोल्डर में आपके प्रोग्राम बनाए हुए अवेलेबल होंगे। कुछ इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप
आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से फाइल में से ये आपको वेरिएबल को रीड करना है? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस फाइल के अंदर से आप वेरिएबल का इस्तेमाल करना चाहते हो वो पर्टिकुलर फाइल को आपको अपने प्रोग्राम के साथ में क्या करना होगा, लिंक करना होगा। जैसे कि हम stdio.h फाइल को लिंक करते हैं, उसके बाद में हमने string.h को हमने क्या किया था, हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक किया था। ठीक उसी तरह हमें क्या करना होगा, जो भी फाइल है वो आपको जिस प्रोग्राम के अंदर आप एक्सेस करना चाहते हो उसके साथ क्या करना होगा, लिंक करना होगा। तो उसको लिंक करने के लिए अगेन हम क्या यूज करेंगे, चीज को हम यूज करेंगे इंक्लूड, और यहाँ पर हम जो भी फाइल का नाम लिखेंगे वो लिखेंगे और डबल कोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, डबल कोट के अंदर लिखेंगे क्यों, क्योंकि डबल कोट और रेगुलर ब्रैकेट में डिफरेंस है। कौन सा डिफरेंस है कि अगर आप डबल कोट के साथ लिखते हो, अब जो कंपाइलर ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा आपकी, तो file1.c को कहां पर ढूंढेगा, तो कि पहले वो करंट फोल्डर के अंदर ढूंढेगा, फोल्डर यानी, ठीक है, जहां पर आपका ये file2 नाम का जो प्रोग्राम अवेलेबल है, जो भी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, सेव किया हुआ है, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर चेक करेगा कि file1 नाम का प्रोग्राम फाइल उसके अंदर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो वो वहां से क्या कर लेगा, उसको रिफर कर लेगा। अगर यहाँ पर नहीं है तो वो क्या करेगा, जो हमारा अगर करंट में हमारा फाइल नहीं होगा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड फोल्डर जो होगा, डायरेक्टरी जो होगा, जहाँ पर हमारा कंपाइलर के लिए सारी की सारी हेलो, हाँ 1 मिनट, हाँ हेलो, अभी आ रही आवाज? हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर डबल कोट अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उसको जब हम लिंक करेंगे, यानी कि कंपाइलर जब हमारी फाइल को लिंक करेगा, तब उसको चेक करना होगा कि ये जो फाइल का नाम हमने लिखा है वो एक्चुअल में अवेलेबल है कि नहीं है। तो वो किस तरीके से ढूंढेगा उसको, अगर डबल कोट के साथ में लिखा है तो जो भी फाइल का नाम है उसको पहले कहाँ देखेगा, करंट फोल्डर के अंदर, यानी कि जहां पर आपका एक्चुअल प्रोग्राम यानी कि file2 जिस भी फोल्डर के अंदर सेव किया गया है उस फोल्डर में चेक करेगा कि file1 नाम का कोई भी प्रोग्राम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर है तो वो डायरेक्टली उसको क्या कर देगा, लिंक कर देगा। अगर वहां पर उसको यानी कि करंट फोल्डर के अंदर उसको file1.c फाइल नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा कि जहां पर हमारा टर्बो सी इंस्टॉल किया गया है वहां पर वो चेक करेगा कि जो इंस्टॉलेशन की जो भी फाइल होती है सारी की सारी, यानी कि स्टैंडर्ड डायरेक्टरी, वहां पर हमारा ये file1 नाम का प्रोग्राम अवेलेबल है कि नहीं है। अब stdio.h हम लिखते हैं तो वो कहाँ पर अवेलेबल है, तो कि स्टैंडर्ड डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर हम stdio.h यहाँ पर डबल कोट में भी लिखते हैं तो इंटरनल प्रोसेस क्या होता है, पहले वो करंट डायरेक्टरी में चेक करता है, वहां पर उसको नहीं मिलता है तो बाद में वो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में चेक करता है, वहां से उसको वो मिल जाता है तो उसको वो लिंक कर देता है। ठीक है, तो डबल कोट करोगे तो इस तरीके से प्रोसेस होगा। अगर इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट करोगे, जो कि अब तक हम करते आए हैं, तो उसमें आपका फाइल का नाम यहाँ पर जो भी दिया होगा, फॉर एग्जांपल file1.c, तो एंगुलर ब्रैकेट में क्या होगा, आपका जो भी फाइल का नाम होगा वो
ओनली कहाँ चेक होगा, स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में है कि नहीं है वही चेक होगा। अगर स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में नहीं है तो आपको डायरेक्टली एरर दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ तो ये हमने मैन्युअली बनाया हुआ है, यूजर ने बनाया हुआ है file1.c, तो वो स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में अवेलेबल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हम रेडीमेड जो भी फाइल का इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे कि stdio.h, string.h, वो सारी फाइल को हम लिंक करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। किसके जरिए, जो कि एंगुलर ब्रैकेट के जरिए हम उसको हमारे प्रोग्राम में लिंक करेंगे, और जो भी हमने खुद से बनाया हुआ प्रोग्राम है उसको हम लिंक करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। किसके जरिए, डबल कोट के जरिए। समझ में आ रहा है सबको दोनों में डिफरेंस क्या है? सर हम फाइल 1 के प्रोग्राम फाइल 1 के फंक्शन फाइल 2 में चला सकते हैं? हाँ हाँ, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा आज के सेशन में ही। ठीक है, तो इसीलिए ये मैंने आपको ये सारा कंसेप्ट अभी ये समझाया है कि दोनों जो इंक्लूड है उसमें अगर आप एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हो या फिर डबल कोट का यूज करते हो तो डिफरेंस क्या रहता है। डबल कोट का जब हम यूज करेंगे तो करंट डायरेक्टरी वाला फोल्डर को भी कंसीडर करेगा। अगर एंगुलर ब्रैकेट को यूज करोगे तो वो सिर्फ स्टैंडर्ड डायरेक्टरी को ही क्या करेगा, वहां पर कंसीडर करेगा। तो जब हम कोई भी सी प्रोग्राम है उसको दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाहे तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इंक्लूड के साथ डबल कोट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ओके, उसके बाद है हमारे पास स्टैटिक। ये जो हमने डिस्कस किया उसको मैं बाद में आपको प्रोग्रामेटिकली भी बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जो स्टोरेज क्लासेस है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूँ। तो थर्ड वाला है, कौन सा है, स्टैटिक है। स्टैटिक और ऑटो में डिफरेंस क्या है बेसिकली। सपोज मैं कोई एक फंक्शन यहाँ पर बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल void इंक्रीमेंट। ओके, उसके अंदर मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ इंटीजर x इक्वल टू 0 और उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ x इज इक्वल टू x प्लस 1। या फिर इसकी जगह मैं और एक कोई एग्जांपल लेता हूँ। ओके, ये इंक्रीमेंट वाला ही एग्जाम हम कंसिडर करते हैं। कल के सेशन में हमने उसको देखा था तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। वॉइड इंक्रीमेंट, यहाँ पर हम कोई भी पैरामीटर को कंसिडर नहीं कर रहे, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, उसको हम क्या रखते हैं, x इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 1 के साथ उसको इंक्रीमेंट करते हैं। बाद में क्या करेंगे, हम उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंटफ लिख देते हैं %d और x को हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमारा जो वेरिएबल है उसको हमने बाय डिफॉल्ट डिक्लेरेशन किया है। तो हमारा जो x वेरिएबल है उसका डिक्लेरेशन कौन से स्टोरेज क्लास के साथ हुआ है, जो कि ऑटो के साथ हुआ है। ठीक है, तो ऑटो के साथ हुआ है तो उसमें क्या होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली उसको लिख के बताता हूँ। तो हम प्रोग्रामिंग टर्मिनल पे चले जाते हैं तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पर पहले पूरा का पूरा फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं इंक्लूड stdio.h, उसके बाद मैं फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देता हूँ void इंक्रीमेंट। उसके अंदर मुझे कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, तो मैं void लिखता हूँ। उसके बाद में मेन फंक्शन लिख देता हूँ void main।
तो मेन फंक्शन लिख दिया। उसके बाद में क्या करता हूँ, मेरा जो इंक्रीमेंट वाला फंक्शन है उसके लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। तो यहाँ पर मेरा आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है तो मैं ब्लैंक रखूंगा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ कि x इज इक्वल टू 0। उसके बाद में x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 करता हूँ। उसके बाद में x का वैल्यू यहाँ पर क्या कर देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं प्रिंट क्या करवाता हूँ कि x इज इक्वल टू %d और x का वैल्यू। अब मैं क्या करवाता हूँ, इसको मेरे फंक्शन के अंदर से कॉल करवाता हूँ कि इंक्रीमेंट। ठीक है, मैंने फंक्शन के अंदर से क्या करवा दिया, उसको कॉल करवा दिया। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, वो हम देख लेते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, तो कि x इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है उसको 1 टाइम कॉल किया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो फंक्शन है उसको दोबारा कॉल करूंगा। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मैं यहाँ पर दोबारा मेरे फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो अब आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है आउटपुट क्या मिलेगा हमें? 1 ही आएगा। ओके, और कोई आंसर है किसी का? 2 बार 1 आएगा। ओके, वही 2 बार 1 का मीन्स 1 ही आएगा। हाँ ठीक है, इंस्टॉलेशन कर दे रहे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा आउटपुट आया, वो हमें क्या मिला, 2 बार 1 मिला। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, जब फंक्शन कॉल हुआ तो जैसे ही कंपाइलर यहाँ पर आया तो उसने चेक किया कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन है, ठीक है, वो कौन सा है, तो कि सिंपल है, यानी कि उसका जो स्टोरेज क्लास है वो कौन सा है, ऑटो है। तो ऑटो जो स्टोरेज क्लास के साथ जो भी वेरिएबल होगा उसका स्कोप यानी कि उसका लाइफ स्कोप क्या होगा कि वो विद इन द फंक्शन ही हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। विद इन फंक्शन के अंदर ही हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाहर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसका स्कोप हुआ यानी कि विजिबिलिटी हुआ, उसको हम वहां तक एक्सेस कर सकते हैं। अब उसका लाइफ कितना होगा कि जैसे ही ये फंक्शन कॉल खत्म हो जाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा, ये जो मेमोरी एलोकेट हुआ होगा एक्स को, वो क्या हो जाएगा, वहां पर इरेज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो उसका लाइफ कब तक होगा, तो कि एंड ऑफ फंक्शन कॉल। जब तक फंक्शन कॉल खत्म हो जाएगा जैसे ही, तो हमारा जो एक्स वेरिएबल है उसका मेमोरी में से एलोकेशन भी क्या हो जाएगा, वहां पर फ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ। तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट टाइम जैसे ही हमने हमारे इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल किया तो कंपाइलर ने क्या किया, एक्स को मेमोरी एलोकेट की, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर बाद में उसके वैल्यू प्रिंट किया। उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल का जो भी बॉडी का जो भी स्टेटमेंट था, कोड ऑफ स्टेटमेंट, वो खत्म हो गया। तो हमारा कंट्रोल वापस आ गया, हमने फंक्शन कॉल कर दिया। तो जैसे ही हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में, तो उससे पहले एक्स का जो मेमोरी होगा वो क्या होगा, वहां पर फ्री हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइम जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से सेम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो क्या होगा, एक्स वेरिएबल के लिए फिर से क्या होगी, आपकी मेमोरी एलोकेट होगी, फिर से उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसका आंसर प्रिंट होगा। और जैसे ही ये फंक्शन कॉल खत्म होगा वापस से हम यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो एवरी टाइम जितनी भी बार आप ये इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा, x इक्वल टू 1। क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है x वो कौन से टाइप का है, यानी कि उसका स्टोरेज क्लास कौन सा है, तो कि ऑटो वाला है। और ऑटो स्टोरेज क्लास के साथ जो भी वेरिएबल होता है उसका लाइफ कब तक होता है, कि जब तक आपका फंक्शन कॉल खत्म होता है तब तक ही आपका लाइफ वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होती है। जैसे ही फंक्शन कॉल खत्म हो जाएगा आपके वेरिएबल की मेमोरी वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
सर हर टाइम अलग अलग होगी मेमोरी एलोकेट? और वो जो मेमोरी एड्रेस जो अलोकेट होगा एवरी टाइम वो आपके कंपाइलर के ऊपर डिपेंड है। अगर वो कंपाइलर है वो सेम ही मेमोरी ब्लॉक को एज ए फ्री आइडेंटिफाई करता है तो आपको एवरी टाइम ये जो एक्स वेरिएबल होगा उसका एड्रेस सेम ही मिलेगा, लेकिन वो दोबारा अलोकेट होके मिलेगा। हो सकता है कि आप यहाँ पर प्रिंट करवाओ एक्स का एड्रेस, ठीक है, तो आपको सेम एड्रेस ही मिले। क्यों? क्योंकि कंपाइलर आपका जो है वो मेमोरी एलोकेट किस तरीके से करेगा कि वो चेक करते जाएगा, जैसे ही फर्स्ट ब्लॉक मेमोरी का फ्री मिलेगा और उसकी साइज जो आपकी रिक्वायर्ड साइज है उसके हिसाब से मैच करेगी, तो उस ब्लॉक को कंपाइलर आपके वेरिएबल के लिए क्या कर देगा, अलोकेट कर देगा। तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम जब आपने फंक्शन कॉल किया हो तब आपके एक्स वेरिएबल का जो एड्रेस हो वो फॉर एग्जांपल 2046 मिले, ठीक है। तो 2046 के साथ फर्स्ट टाइम कॉल हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट टाइम कॉल कंप्लीट होगा तो ये जो मेमोरी अलोकेट हुई होगी 204 नाम का एड्रेस एक्स वेरिएबल को, वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये मेमोरी क्या हो जाएगी, आपकी फ्री हो जाएगी। तो हो सकता है कि सेकंड टाइम आप जब इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल यहाँ पर करो तो उस टाइम वापस से कंपाइलर को ये वाला ब्लॉक क्या मिले, फ्री मिले। तो सेकंड टाइम भी आपके एक्स वेरिएबल को सेम मेमोरी एड्रेस अलोकेट हो सकता है, ठीक है। ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है, एवरी टाइम होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मीनवाइल किसी और प्रोसेस, आपका कोई दूसरा प्रोग्राम चल रहा है आपके कंप्यूटर में और उसके थ्रू आपके ये एड्रेस आपका अलोकेट हो गया है, तो दूसरे फंक्शन कॉल के टाइम आपको फॉर एग्जाम्पल 2050 नाम का भी एड्रेस मिल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके। अगर आप चाहो तो उसको मैं यहाँ पर देखो आपको सामने प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, ठीक है, कि ये जो केस है उसके अंदर हमारे एक्स वेरिएबल का एड्रेस सेम आता है कि अलग अलग आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो एक्स वेरिएबल का एड्रेस है वो क्या आ रहा है, यहाँ पर सेम एड्रेस हमें मिल रहा है, मेमोरी एड्रेस, ठीक है। यस सर, सेम मिल रहा है। तो ये क्या हो गया आपका जो फर्स्ट जो वाला था ऑटो वाला था उसके लिए हो गया। अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर आपके पास कोई एक ऐसा वेरिएबल हो जो क्या हो कि जितनी भी बार आपका फंक्शन कॉल हो उतनी बार आपका नए तरीके से डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका मेमोरी एड्रेस सेम रहना चाहिए और जितनी भी बार आप उस फंक्शन को कॉल करो उतनी बार जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो वो सारे रिफ्लेक्ट कहाँ होने चाहिए, आपके मेमोरी एड्रेस पर उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से आप करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा आपको स्टोरेज क्लास का यूज करना है, क्योंकि स्टैटिक स्टोरेज क्लास का आपको क्या करना है, वहां पर इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने वेरिएबल को स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ डिक्लेयर करोगे तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले हम देख लेते हैं। कंपाइलर उसको क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा एज इट इज, जैसे कि ऑटो वेरिएबल के साथ होता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, आपका जो स्टैटिक वेरिएबल होगा उसका स्कोप क्या होगा, स्टैटिक वेरिएबल होगा आपका उसका स्कोप क्या रहेगा, क्योंकि आपके फंक्शन के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, या फिर उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो कि यहाँ पर फाइल लिख देते हैं, ठीक है, और फंक्शन, लेकिन उसका जो लाइफ होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कब तक होगा लाइफ, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो आपका कंप्लीट होता है तब तक आपका ये जो वेरिएबल है उसका लाइफ हो जाएगा। पहले जो ऑटो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था उसमें उसका लाइफ कहाँ तक था, तो कि फंक्शन कॉल खत्म होता है तब तक उसका लाइफ था वहां पर, ठीक है। अगर आप स्टैटिक इस्तेमाल करते हो तो उसका लाइफ चेंज हो जाता है, क्या हो जाता है, पूरे प्रोग्राम में उसका लाइफ आ जाता है। यानी कि अगर आप 2 बार फंक्शन कॉल करते हो तो
2 बार आपका वैल्यू यानी कि ये जो वेरिएबल है वो आपका 2 बार डिक्लेयर नहीं होगा अगर आपने उसको स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ डिक्लेयर किया है तो ऐसे केस के अंदर आपका आउटपुट क्या मिल सकता है, कोई बता सकता है? यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, हमारा जो ये सिंपल वेरिएबल यानी कि ऑटो वेरिएबल था उसको मैं स्टैटिक के साथ यहाँ पर क्या कर देता हूँ, डिक्लेयर कर देता हूँ। अब हमारा आउटपुट क्या होगा, कोई बता सकता है? जब आप कोई भी वेरिएबल को स्टैटिक के साथ डिक्लेयर करोगे तो उसका क्या होगा, एक ही बार मेमोरी में क्या होगा, अलोकेशन होगा, उसके बाद उसका लाइफ क्या हो जाता है, ओनली फंक्शन कॉल के बाद वो क्या हो जाता है, रिमूव नहीं होता है, उसका लाइफ बढ़ जाता है। कब तक होता है, तो जब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तब तक उसका लाइफ रहता है। तो यहाँ पर देखो हम ये जो प्रोग्राम है उसमें क्या कर रहे हैं, पहली बार इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल किया तो क्या होगा, आपका ये वेरिएबल का लिए मेमोरी अलोकेट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2024 नाम के एड्रेस के ऊपर आपको एक्स वेरिएबल के लिए मेमोरी अलोकेट हुई है। बाद में वहां पर क्या हुआ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा तो उसका फाइनल आंसर क्या हुआ, ये 2024 नाम के एड्रेस पर स्टोर हुआ और वो क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रिंट किया तो आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, तो क्या x इज इक्वल टू 1 वहां पर प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आ गया, यहाँ पर देखो ये फंक्शन कॉल खत्म होते ही हमारा जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी, फ्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसको हमने स्टैटिक क्लास के साथ में क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। तो उसका मतलब क्या होगा, जब तक आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है तब तक ये जो मेमोरी है हमारे वेरिएबल के लिए जो अलोकेट हुई है वो फ्री नहीं होगी। जैसे ही आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होगा उसके बाद आपके स्टैटिक वेरिएबल की मेमोरी जो अलोकेट हुई है वो फ्री होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ पहला फंक्शन कॉल ही खत्म हुआ है तो वो फ्री नहीं होगा। दूसरे फंक्शन कॉल में क्या होगा, वापस से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर वो चेक कर लेगा कंपाइलर कि ये स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ है और ऑलरेडी एक बार ये फंक्शन कॉल हुआ है, उसका मतलब एक्स वेरिएबल है उसके लिए मेमोरी में स्पेस अलोकेट हो गई है तो उसको वो दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा और उसके बाद का जो भी स्टेटमेंट है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और जो भी चेंजेस होते हैं वो कहाँ पर करेगा, क्योंकि एक्चुअल जो एक्स वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन है वहां पर वो जो भी चेंजेस है वो वहां पर करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक्स के अंदर हमने एक वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और जो भी आंसर आया उसको हमने वापस से एक्स में स्टोर करवाया। तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 वैल्यू था तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और फंक्शन कॉल आपका क्या हो जाएगा, वहां पर रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या आएगा, नेक्स्ट टाइम प्रिंट होगा तो x इज इक्वल टू 2। तो ये केस के अंदर आपका जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि हमें जो डिस्कशन किया उसके मुताबिक आउटपुट मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया और आउटपुट हमें क्या मिल रहा है कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है सबको? यस Yes. सर। और तो परसेंट यू करके भी देखिए। हाँ, परसेंट यू करके देखोगे तो आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा क्योंकि ये दूसरी मेमोरी एलोकेट होती ही नहीं है, एक बार ही एलोकेट होती है। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमारा मेमोरी एलोकेट हुआ था वो क्या हुआ था, 2 बार मेमोरी एलोकेट हुआ था, उसके बावजूद हमें क्या मिल रहा था, सेम मेमोरी एड्रेस मिल रहा था। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारा पहली बार का मेमोरी एड्रेस फ्री होता था कंपाइलर वापस से उसी मेमोरी एड्रेस को इस्तेमाल करता था। लेकिन यहाँ पर हमें अगेन सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सिनेरियो क्या है कि हमारा जो मेमोरी एड्रेस है वो रिलीज नहीं हो रहा है, सेम मेमोरी एड्रेस हम दोबारा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप एड्रेस प्रिंट करवाओगे तो आपको दोनों में
सेम आंसर मिलेगा, लेकिन इंटरनली उसका डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर मेमोरी रिलीज नहीं होती है, वही का वही एड्रेस यूज होता है। और इसके पहले के केस में क्या था कि वो पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस रिलीज हो जाता था, फ्री हो जाता था, दोबारा फ्री होने की वजह से वो सेम मेमोरी एड्रेस उसको अलोकेट होता था। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो यहाँ पर आपको स्टैटिक जो स्टोरेज क्लास है उसका इस्तेमाल कब करना चाहिए किसी भी वेरिएबल के साथ में, कि आपको कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है उसको एक से ज्यादा फंक्शंस के अंदर इस्तेमाल करना है, उसकी वैल्यू को जो भी चेंज हो रही है, तो उस टाइम पे आपको वो पर्टिकुलर वेरिएबल को कौन सा डिक्लेयर करना चाहिए, स्टैटिक डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि जब दूसरा फंक्शन कॉल हो तभी एवरी टाइम उस वेरिएबल को नया एड्रेस ना मिले और उसकी वैल्यू नए तरीके से इनिशियलाइज ना हो। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर आप जो भी आपका शेयरिंग वेरिएबल है, इन शॉर्ट आप कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू विद इन द फंक्शन या फिर आउटसाइड द फंक्शन शेयर कर रहे हो। ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू शेयर कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, वो पर्टिकुलर वेरिएबल की डिक्लेरेशन स्टैटिक स्टोरेज क्लास के साथ आपको करना चाहिए, ताकि जो लेटेस्ट वैल्यू हो वो फंक्शन के कंप्यूटेशन के अंदर इस्तेमाल हो सके। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है वो कौन सा है? तो ये स्टैटिक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, स्टैटिक देख लिया हमने। ठीक है, अगर आप स्टैटिक को बिफोर ऑल द फंक्शन इन फाइल, यानी कि मेन फंक्शन है उससे पहले लिखते हो यहाँ पर स्टैटिक, ठीक है, और उसके साथ कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हो, तो ये जो वेरिएबल होगा फॉर एग्जांपल आई है, वो क्या होगा, जितने भी फंक्शन है आपकी फाइल के अंदर उन सभी फंक्शन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ जी, डाउट है कोई, पूछो। ओके, तो यहाँ पर विजिबिलिटी क्या होगी, अगर आप स्टैटिक के साथ और मेन फंक्शन से पहले उसका इस्तेमाल करते हो, तो कि आपका जो पूरा प्रोग्राम फाइल होगा उसके अंदर आप ये पर्टिकुलर वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी फंक्शन के अंदर, तो उसका जो लाइफ टाइम होगा वो क्या होगा, ग्लोबल होगा, मतलब आपका प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक उसके मेमोरी रिलीज नहीं होगी वहां पर। उसके बाद ये जो पहले तीन थे वो किसके लिए थे, कि आपका जो डिक्लेरेशन है वो कौन सा होगा, ग्लोबल डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, यानी कि आपने डिक्लेरेशन कहाँ पर किया हुआ है, तो कि मेन फंक्शन से पहले। तो ये सारे केस के अंदर आपकी विजिबिलिटी और लाइफ स्पान क्या था वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि अगर आपने फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसका विजिबिलिटी क्या है, यानी कि उसको आप कहाँ तक एक्सेस कर पाते हो और उसका लाइफ टाइम क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ऑटो वाला हमने पहले देख लिया फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करके एग्जांपल में। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि इंटीजर x इज इक्वल टू 10 सॉरी 0 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनसाइड ए फंक्शन ब्लॉक, ठीक है, कोई भी फंक्शन के ब्लॉक के अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उसका विजिबिलिटी यानी कि उसका एक्सेस क्या होता है, ओनली इन दैट फंक्शन और ब्लॉक, जिस कर्ली ब्रेंथेसिस के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया है उसी रेंज के अंदर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और उसका लाइफ टाइम क्या रहता है कि अंटिल एंड ऑफ फंक्शन और ब्लॉक, जब तक ये फंक्शन कॉल या फिर एग्जीक्यूशन है आपका फंक्शन कॉल का और खत्म होगा तब तक उसकी मेमोरी आपकी अलोकेट रहेगी। जैसे ही फंक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा ये जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी, वहां पर रिलीज हो जाएगी। उसके बाद स्टैटिक को देख लेते हैं हम। स्टैटिक को अगर आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो तो क्या होगा, आपका जो वेरिएबल है वो कहाँ से एक्सेस कर पाओगे, विद इन द फंक्शन ओनली, आप उसी फंक्शन के अंदर से उसको एक्सेस कर पाओगे
इसके अलावा दूसरे किसी फंक्शन के अंदर से आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर सारे फंक्शन के अंदर आपको एक्सेस करना है तो आपको उसको एज ए ग्लोबल डिक्लेयर करना होगा, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर देखा हुआ है उस तरीके से। हमने जो प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया उसमें हमने कौन सा इस्तेमाल किया, ये लास्ट वाला हमने फंक्शन के अंदर उसका डिक्लेरेशन किया था, तो उसी फंक्शन के अंदर से हमने उसको एक्सेस किया था वहां पर। बट उसका लाइफ टाइम अगेन क्या हो जाता है यहाँ पर, ग्लोबल, यानी कि जब तक आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं होता तब तक आपका जो वेरिएबल है उसकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी वहां पर। उसके बाद जो है नेक्स्ट है रजिस्टर। इसका हम रेयरली इस्तेमाल करते हैं, ये जब हम इंडस्ट्री में हाई लेवल का कोडिंग करते हैं जिसके अंदर ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, तभी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रजिस्टर मतलब क्या होगा कि हमारा जो सीपीयू होता है, ठीक है, उसकी अपनी भी क्या होती है, कुछ मेमोरी होती है। अगर आपने देखा होगा कोई भी जो प्रोसेसर होता है उसमें साथ में लिखा हुआ होता है कि कैश मेमोरी इतनी है, ठीक है। आपने अगर नोट डाउन किया होगा, कहीं पर देखा होगा कि आपका इंटेल i7 है तो उसकी कैश मेमोरी 8 मेगाबाइट है, फिर 16 मेगाबाइट है। तो ये जो कैश मेमोरी होती है वो आपका क्या होता है, रजिस्टर मेमोरी होती है। तो उसमें बेनिफिट क्या रहता है, और ये जो स्टैटिक वेरिएबल है और ये जो ऑटो वेरिएबल है वो सारे आपके, तो उसको मेमोरी अलोकेट होती है, वो कहाँ पर होती है, तो कि आपका जो रैम होता है उसके अंदर उसको मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। अगर आप रजिस्टर के साथ कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो उसको मेमोरी एलोकेट कहाँ पर होगी, क्योंकि आपका जो भी प्रोसेसर होगा उसकी कैश मेमोरी के अंदर उसको मेमोरी क्या होगी, अलोकेट होगी। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने रजिस्टर के अंदर कोई भी डेटा स्टोर किया है और उसको कंप्यूटेशन के अंदर यूज करना है तो उसका जो एक्सेस टाइम रहेगा वो क्या होगा, फास्ट होगा। कैश मेमोरी में से एक्सेस क्या होगा, फास्ट होगा। किसके कंपैरिजन में, रैम की कंपैरिजन में। रैम में क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू है आपके प्रोग्राम के अंदर जिसको आप बार बार इस्तेमाल करने की रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको जो भी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है उसको आप रजिस्टर स्टोरेज क्लास के साथ डिक्लेयर करोगे। तो कहाँ पर डिक्लेयर होगा, आपका जो प्रोसेसर होगा उसकी कैश मेमोरी में होगा, ताकि उसको आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो तब आप ज़्यादा फास्ट रीड कर पाओ और आपका प्रोग्राम का आउटपुट फास्ट आ सके। इसलिए रजिस्टर स्टोरेज क्लास आपको यूज करना होगा ऐसी सिचुएशन के अंदर। अदरवाइज हम हर एक सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, आइदर स्टैटिक या फिर डिफॉल्ट जो ऑटो रहता है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उसका डिक्लेरेशन कहाँ पर करेंगे, क्योंकि जिस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर आपको यूज करना है उसी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम रजिस्टर वेरिएबल का डिक्लेयर करेंगे। और उसका विजिबिलिटी तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, जिस फंक्शन और ब्लॉक के अंदर आपने डिक्लेयर किया होगा वही रहेगा आपका विजिबिलिटी। और उसका लाइफ स्पान क्या रहेगा, क्योंकि जैसे ही आपका फंक्शन कॉल खत्म होता है तो आपका रजिस्टर के अंदर जो भी मेमोरी रिलीज आपने क्या किया है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, उसकी मेमोरी वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो ये आपके अलग अलग टाइप्स के जो थे स्टोरेज क्लासेस थे जो कि हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हम सी प्रोग्रामिंग में कौन से यूज करेंगे, एक तो स्टैटिक का यूज करेंगे कि अगर आपको कोई भी वैल्यू है उसको आपके हर एक फंक्शन के अंदर शेयर करना है तब हम उसकी जो है स्टोरेज क्लास क्या रखेंगे, स्टैटिक रखेंगे। अगर आपको शेयर नहीं करना है यानी कि जो डिफॉल्ट रहता है वो क्या रहता है, ऑटो रहता है, क्योंकि हम अब तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस थे। ओके, उसके बाद अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल रियल जो फंक्शन होता है, फंक्शन हमने
पढ़ना क्यों स्टार्ट किया था, उसके बेनिफिट हमने क्या देखे थे, तो कि वो मॉड्यूलर था, यानी कि फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो भी बड़ा टास्क है उसको हम छोटे छोटे सब टास्क में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था कि रीयूजेबिलिटी। ठीक है, तो रीयूजेबिलिटी हम किस तरीके से करेंगे वो अब तक हमने नहीं सीखा है। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने फंक्शन को लिख दिया, ठीक है, तो सेम फंक्शन को अगर आपको दूसरे किसी भी प्रोग्राम में यूज करना है तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में दोबारा उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डायरेक्टली आप जहां पर भी लिखा है वहां से उसको क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अब तक जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए हैं सब में हमने क्या किया हुआ है कि हमें जो भी फंक्शन की रिक्वायरमेंट थी वो हमने इंडिविजुअल प्रोग्राम फाइल के अंदर नए तरीके से डेवलप किया हुआ था। ठीक है, तो ये जो रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हमारे जो फंक्शन होंगे उसको कोई एक फाइल के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल उसको हम नाम देंगे फंक्शन डॉट सी दे देंगे, और दूसरा जो फाइल होगा जो कि हमारा प्रोग्राम फाइल होगा, फॉर एग्जांपल उसको हम प्रोग्राम डॉट सी देंगे। फंक्शन डॉट सी के अंदर जितने भी फंक्शन लिखे हैं उसको हमें क्या करना है, हमारी प्रोग्राम डॉट सी फाइल के अंदर उसको क्या करना है, एक्सेस करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ये दोनों फाइल है वो सेम डायरेक्टरी में होना चाहिए या फिर सेम फोल्डर के अंदर होना चाहिए, जो कि ये जो हम ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थ्रू ये इसको हम अचीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंपाइलर जो है हम ऑनलाइन यूज कर रहे हैं उसमें हमारा फाइल कहाँ पर सेव हो रहा है वो हमें पता नहीं है, तो इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट है उसको अचीव करना है तो हमें क्या करना होगा, हमारा जो ये दोनों फाइल है सी फाइल वो हमें कहाँ पर स्टोर करनी होगी, तो कि हमारे लोकल मशीन के अंदर हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लोकल मशीन के अंदर तो हम ये ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल नहीं कर सकते दो फाइल को एक साथ एक्सेस करने के लिए। तो अब इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो के टर्बो सी का इस्तेमाल करेंगे, और हम देखेंगे कि पहले से जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है ऑलरेडी उसको हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको हमें टास्क क्या करना है? यस सर। ओके, तो हम टर्बो सी कंपाइलर पर चले जाते हैं अभी। तो वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पर टर्बो सी का। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से वो वर्क करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, तो एक फाइल में ओपन करता हूँ, न्यू फाइल मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है अभी। अब मैं ये क्या करूँगा, ये जो पर्टिकुलर फाइल है उसके अंदर में एक फंक्शन लिखूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो भी आप फंक्शन लिखोगे, ठीक है, तो उसमें आपको मेन फंक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, कोई बता सकता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले कि इंटीजर एडिशन का फंक्शन मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिख देता हूँ, इंटीजर एडिशन, इंटीजर ए, इंटीजर बी। अब मैं फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ कि फंक्शन जब कॉल होगा ये हमारा तब हमें कौन सा कार्य करना है, टास्क कौन सा करना है। तो मैं यहाँ पर इंटीजर सी लिख देता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखता हूँ, और बाद में मैं क्या कर देता हूँ, सी को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन का डेफिनेशन डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मुझे डिक्लेरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर मैं फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्या कर दूंगा, उसको डिफाइन कर दूंगा।
और जो भी टास्क मुझे परफॉर्म करने हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट मुझे चाहिए, उसके साथ मैं फंक्शन का डेफिनेशन में यहाँ पर लिख दूंगा। और उसके बाद में एट द एंड अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आपको वहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखना है। अगर आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर मैंने सिंपल फंक्शन लिखा है कि जिसके अंदर 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट इनपुट के तौर पर कंसिडर करता है और आंसर यानी कि एक जो इंटीजर वैल्यू है वो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पर रिटर्न कर रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, ये जो फाइल है उसको मैं सेव कर देता हूँ और उसका नाम मैं फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर रख देता हूँ, कैलकुलेटर डॉट सी या फिर कैल फन, यानी कि कैलकुलेटर के जो भी फंक्शन है वो हमारे इस फाइल के अंदर अवेलेबल है। तो मैं इस फाइल को देखो यहाँ पर सेव कहाँ पर कर रहा हूँ, ये पाथ देख लेना है। टर्बो हेलो, आवाज आ रही है सबको? हाँ हाँ आ रही है। यस सर। ओके, तो यहाँ पर हमारा पावर कट ऑफ हो गया है तो अनफॉर्चुनेटली हम आगे कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपका एक्स्ट्रा सेशन कल है कोई? मैथ्स का है हेलो सर रोज। हेलो, यस सर। हेलो हाँ यस सर। आज का राइट।